प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जिंद से सोनीपत चलने वाली ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे धुआं नहीं निकलता, बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है। इससे भारतीय रेलवे के लिए नई तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा की युग की शुरुआत माना जा रहा है। करीब 2600 यात्रियों की क्षमता वाली इस ट्रेन में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। हाइड्रोजन लीकेज, आग और धुएं की निगरानी के लिए मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम मौजूद है, जिसे सफर सुरक्षित बनाया गया है। इस परियोजना के लिए जिंद में देश का पहला और सबसे बड़ा रेलवे आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट भी बनाया गया है। यहीं से ट्रेन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति होगी। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जायजा लिया संवाददाता दीपाली नंदा ने। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। जिंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई नवीली हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें इस वक्त हम सफर कर रहे हैं। जिंद से लेकर सोनीपत के बीच में इसको चलाया गया है। क्या कुछ इसकी खूबियां हैं, तो सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से जो बिजली पैदा हो रही है, उसके जरिए ही ये पूरी ट्रेन चल रही है। अंदर आप देखेंगे यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, लगेज के लिए यहाँ पर ये स्पेस दिया गया है और साथ ही साथ जो सिटिंग की बात करें तो यहाँ पर कुशन्ड सीट बनाई गई है, काफी कंफर्टेबल यहाँ पर सिटिंग रखी गई है। अगर मैं स्पीड की बात की जाऊं तो अभी जो स्पीड है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की है। मैं आपको बता दूं कि जिंद से लेकर सोनीपत के बीच की अगर दूरी की बात की जाए तो ये करीब 90 किलोमीटर है और ये ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में इस दूरी को पूरी करेगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, इस तरह की डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई है जो यात्रियों को ये जानकारी देंगी कि अगला स्टेशन कौन सा है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए यहाँ पर हर एक कोच में सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं और आप तमाम देखेंगे यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो कई सारी सुविधाएं हैं जो यात्रियों को देखकर यहाँ पर डिजाइन की गई है। काफी कंफर्टेबल इस जर्नी को बनाने के लिए यहाँ पर अगर जो यात्री खड़े होकर सफर कर रहे हैं, इस तरह की हैंड ग्रिप भी यहाँ पर दी गई है। तो जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हुई है। खासतौर पर अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें, ग्रीन मोबिलिटी की बात करें, तो उसके लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। दीपाली नंदा, जिंद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले सियासी हलचल तेज है। मॉनसून सत्र से पहले आज दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता अमित पांडे। संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसके लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है और अभी फिलहाल कुछ ऑर्डिनेंस हैं जो सरकार लेकर आने वाली है संसद में, जिसमें से महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाना। इसके अलावा राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े चीज़ों को अगर कोई असम्मान करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान, उससे संबंधित बिल, उसके अलावा इनकम टैक्स संबंधित रिफॉर्म, इसके अलावा FCRA संबंधित रिफॉर्म बिल और इसके अलावा कई जो ऐसे ऑर्डिनेंस हैं वो लाए जाएंगे सदन में जब यह मानसून सेशन शुरू होगा और इसके लिए बड़ी तैयारी सरकार ने की है। सबसे पहले जो एनडीए की बैठक थी वरिष्ठ नेताओं की, वो बैठक हुई थी इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एनडीए के मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी कि आखिरकार सत्र में किस तरीके की रणनीति अपनाई जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
की अध्यक्षता में यह बैठक कर्तव्य भवन में हुई थी और उससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो चुकी है। कुल मिलाकर पिछले सत्र में जो संख्या बल, हालांकि बहुमत तो था सरकार के पास, लेकिन 2/3 जो बहुमत है वो कैसे प्राप्त करे उसके और ज्यादा करीब आ गई है। फिलहाल 6 से 7 ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जो सरकार जिसको सदन में लाएगी और उसके बाद सरकार की रणनीति के मुताबिक जब जरूरत होगा और जब डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण संबंधित बिल सदन में लाए जाएंगे तब पर्याप्त संख्या जुटा ली जाएगी उन दोनों बिलों को 2/3 बहुमत से पारित करवाने के लिए। यह सरकार की रणनीति है। बहुत ज्यादा एनडीए का जो कुनबा है वह बड़ा है पिछले सत्र के मुकाबले, जिसमें टीएमसी के बागी सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के बागी सांसद और इसके अलावा संभावना ये है कि कुछ और विपक्षी दलों के सांसद सरकार का समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन में है सरकार नंबर गेम के चलते। अब देखना ये है कि कब इन दोनों बिल को सरकार सदन में पेश करती है। फिलहाल पहले हफ्ते में जहां तक है कि वह इन ऑर्डिनेंस को पेश करेगी और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष भी पूरी तैयारी से यहां पर आया है और इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है। चाहे राम मंदिर चंदा चोरी हो या फिर जो परीक्षाओं में अनियमितता का मामला हो, इसको लेकर विपक्षी दल सरकार को सदन में घेरेंगे तो बेहद हंगामेदार सत्र होने के आसार है और उसको देखते हुए सरकार ने तैयार की है एक बड़ी रणनीति। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। मजबूत खरीदारी के दम पर सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा बढ़त पर बंद हुए। हालांकि बड़ी तेजी के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा दबाव बना रहा। वहीं बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाजार की तेजी को मजबूती दी। आज बाजार का कैसे रहा हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे और आज बाजार में क्लियरली दिग्गजों की पावर देखने को मिली। आईटी, बैंक, रिलायंस, इन सब ने मिलकर मार्केट को सपोर्ट किया। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी करीब 1% के गेंस हमें दिखाई दिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर कल काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक्स के नंबर आने वाले हैं, वहाँ से यहाँ पर गेंस दिखाई दिया और करीब 900 अंकों से ज़्यादा के गेंस के साथ निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज यहाँ पर एक सुस्त कारोबार देखने को मिला और इन्होंने आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर आईटी में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। यूएस में जो चिप शेयरों में बिकवाली आई, वहां से यहाँ पर काफ़ी अच्छा पुश मिला और करीब 1.5% से ज़्यादा के गेंस इंडेक्स में देखने को मिले। इसके अलावा पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल, डिफेंस, ऑटो, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन आज मेटल और फार्मा में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर टेक महिंद्रा अच्छे नतीजे आए जिससे बाजार को सपोर्ट किया और टेक महिंद्रा में करीब 4% के गेंस हमें देखने को मिले। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल और टीसीएस, इन्होंने भी आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर आज के लूजर की लिस्ट देखें, यहाँ पर निफ्टी में गिरने वाले शेयर हिंडाल को यहाँ पर करीब 1.5% के गेंस 1.5% की गिरावट देखने को मिली और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन एक स्पेस आईटी के बाद जो फोकस में था वो है प्राइवेट बैंक। यहां पर अच्छा खासा जो है वो मूव देखने को मिला। कल 4 दिग्गज प्राइवेट बैंकों के नतीजे आने वाले हैं और उसने यहां पर अच्छा खासा पुश दिया और फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी यूनियन बैंक, ये सारे काउंटर थे प्राइवेट बैंक स्पेस से जहां पर अच्छे खासे गेंस आज के सत्र में हमें देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का पूरा अपडेट। और बाजार में आज हफ्ते का शानदार समापन किया है। बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी रही, आईटी में भी मजबूती है। आज आवाज अड्डा में मार्केट के सुधरते मूड पर होगी चर्चा। बाजार पकड़ेगा रफ्तार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बाजार की नजर आज शाम आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर है। नतीजे से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी दिखी। कैसे रह सकते हैं रिलायंस के नतीजे, अनुमान बता रहे हैं आशीष वर्मा। बिल्कुल ठीक, शायद तेजी इसीलिए भी है क्योंकि लार्जली एक्सपेक्टेड है कि रिलायंस एक अच्छे नतीजे डिलीवर कर रहा होगा। एक बढ़िया सीक्वेंशियल कह लीजिए तिमाही दर तिमाही रिबाउंड, क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिलेटिवली थोड़ा सा म्यूटेड, थोड़ा सा वीकेस्ट साइड पे था। सीक्वेंशली क्या एक्सपेक्टेड है, आय तकरीबन 4.25% बढ़ रही होगी, EBITDA 4% का जंप दिखा रहा होगा और ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रही हैं सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू मुनाफे में एक अच्छा जंप।
हमारा पोल थ्रो अप कर रहा है 10% का नंबर। सीक्वेंशियल रिबाउंड को ड्राइव कर रही होगी O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस। लास्ट क्वार्टर इसी पॉकेट ने अंडर परफॉर्म कर रहा था, पर इस क्वार्टर हुआ क्या कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स बेहद स्ट्रांग हैं। आप पेट्रोकेमिकल के स्प्रेड्स इंप्रूव होते हुए देख रहे होंगे और प्लस रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, उस कमजोरी का भी फायदा मिलने वाला है, तो वीकर रुपी भी कुशन कर रहा होगा इसकी अर्निंग्स को। एबिटा परफॉर्मेंस साल दर साल रख देता हूं, ऑयल टू केमिकल्स 20% का जंप, कंज्यूमर साइड ऑफ द बिजनेस 12% इंप्रूव हो रहा होगा। अगर कोई वीकेस्ट लिंक होगा इस नंबर में तो अपस्ट्रीम यानी कि ऑयल एंड गैस का बिजनेस, वही शायद परफॉर्मेंस को ड्रैग कर रहा हो, पर इसके बारे में स्ट्रीट को पता है कि लोअर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, वो सीक्वेंशियली, और उसी का खामियाजा ये ऑयल एंड गैस सेगमेंट झेलता हुआ नजर आएगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट है रडार पे, सब इंतजार कर रहे हैं जियो आईपीओ का रोड मैप, उसकी लिस्टिंग, तो कोई एग्जैक्ट टाइमलाइंस, वैल्यूएशन रिलेटेड कोई अपडेट्स, इंकरेजिंग सिग्नल होगा, हालांकि अनलाइकली है। और दूसरा केपेक्स, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल्स को लेकर अगर कोई अपडेट सामने आता है तो वो की मॉनिटरेबल होगा, लेकिन नंबर्स लार्जली एक्सपेक्टेड, सीक्वेंशली एक बढ़िया बाउंस बैक एक्सपेक्ट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्टूडेंट वीजा पर मिलने वाले ओपन एंडेड स्टे खत्म कर दिए गए हैं। तय अवधि पूरी होने के बाद वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जिन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर विदेशी छात्रों का होगा जो अमेरिका में पढ़ते हैं, खासतौर पर भारतीय छात्रों का, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिका में हैं। लेकिन इसके साथ ही इसका जो असर है वो एक्सचेंज विजिटर्स पर भी होगा और पत्रकारों के वीजा नियम भी बदले गए हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो ओपन एंडेड वीजा स्टे था वो खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब एक तय अवधि के बाद वीजा बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन जरूरी होगा। इससे पहले का जो नियम था कि जब कोई छात्र एडमिशन लेता था, जब तक वो कोर्स पूरा नहीं हो जाता है, जब तक वो कहीं एनरोल्ड है, तब तक उसे वीजा एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब 4 साल के बाद जो है वो वीजा एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही अगर विदेशी पत्रकारों को जो वीजा नियम है उसमें भी बदलाव किया गया है। एक बार में 240 दिन का वीजा ही मिलेगा विदेशी पत्रकारों को। चीनी पत्रकारों के लिए तो और भी कम दिन रखे गए हैं, 90 दिन का ही सिर्फ वीजा चीनी पत्रकारों को मिल सकता है। अगर एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। और अगस्त सितंबर से नए कोर्स शुरू होने वाले हैं, नए एडमिशन सीजन शुरू होने वाला है, तो उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है भारतीय छात्रों का जो कि अमेरिका में पढ़ने की प्लानिंग इस वक्त कर रहे हैं। चलिए अब आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से बढ़ती जा रही है। बीती रात अमेरिका ने ईरान में भयंकर बमबारी की। ईरान का बंदर अब्बास अमेरिकी हमलों से दहल गया। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और संचार टावर पर बड़ा हमला हुआ। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। बंदर अब्बास में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के 3 पुलों को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। ईरान के कश्म द्वीप और ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने दक्षिणी ईरान में ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाकों में धमाकों से धरती कांप उठी। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर तेहरान बातचीत की मेज पर नहीं आया तो उसके पुल और बिजली घर भी नहीं बचेंगे। और अब वही चेतावनी मिसाइल बनकर ईरान पर बरसती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के रेलवे जंक्शन स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान शहर हवाई अड्डे के पास 3 धमाके हुए और एक अमेरिकी प्रोजेक्टाइल एयरपोर्ट पर गिरा। होर्मुज के पास होर्मुजगान प्रांत के 2 पुलों पर भी हवाई हमले किए गए। अमेरिका ने बूशहर के 2 एयर और नेवल बेस पर एयर स्ट्राइक की। बूशहर में 12 से ज्यादा जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। ईरान के केरमान शाह में अमेरिकी बमबारी से भारी तबाही का दावा किया गया। ईरान में कई जगहों पर अमेरिकी हमले इतने भीषण थे कि उसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इन हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका पर नागरिक ढांचे को निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं। उधर अमेरिका का दावा बिल्कुल जुदा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ऑपरेशन ईरान की सैन्य ताकत तोड़ने के लिए चलाया गया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान होर्मुज से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बना हुआ है, इसीलिए उसकी सैन्य क्षमता को खत्म करना जरूरी है। सेंटकॉम के मुताबिक उसके फाइटर जेट और ड्रोन
ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद सैन्य बेस को ही टारगेट किया। यानी ट्रंप ने जो चेतावनी दी थी वो जमीन पर दिखाई देने लगी है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि समंदर में भी जंग के शोले भड़क चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी मरीन के कमांडो ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच करते दिखे। अमेरिका ने इस वीडियो के जरिए ये जता दिया कि ईरान की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर अब उसका पहरा है। अमेरिकी सेना ने यह भी दावा किया कि उसकी नाकेबंदी से 3 कमर्शियल जहाजों ने अपना रास्ता बदल दिया है। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए तो ईरान ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। दावा है कि जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन की बरसात कर दी गई। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी रडार, पेट्रियट सिस्टम, कमांडर सेंटर और एयरबेस को निशाना बनाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जारी रहा तो अमेरिका के सहयोगी देश भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐसा दौर शुरू किया जिसने पूरे पश्चिम एशिया में खतरे की घंटी बजा दी है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का दावा है कि जॉर्डन के अल अजरक एयरबेस पर कमांड सेंटर और लड़ाकू विमानों के क्षेत्र को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर सीरैम रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और सैन्य सुविधाओं पर हमला किया गया। कुवैत से आई ये तस्वीरें देखिए। वहां अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। ईरानी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण आग लगने और ईरानी ड्रोन स्ट्राइक के वीडियो भी जारी किए। ईरान के दावे के मुताबिक कुवैत में रडार सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। यही नहीं, कुवैत के शुआइबा पोर्ट पर भी अमेरिकी सैन्य लॉजिस्टिक्स पर भी हमले का दावा किया गया। ईरान का आरोप है कि कुवैत के हाइमार्स सिस्टम के जरिए उसकी जमीन पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरानी सेना ने दावा किया कि बहरीन के अल सखिर बेस पर अराश ड्रोन से हमला किया गया। दावा है कि यहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर तैनाती क्षेत्र और P-8 समुद्री टोही विमान को निशाना बनाया गया। यही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने अपने दक्षिण पश्चिम इलाके में एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया। सिर्फ हमला ही नहीं, ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को खुली चेतावनी दे डाली। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो अमेरिका के सभी सहयोगी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर होगा। साथ ही दो टूक कहा, अमेरिकी सेना को पश्चिम एशिया छोड़ना होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। पहले अमेरिका के हमले, फिर ईरान का पलटवार। इस जंग का अंजाम यह है कि पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया है। चल रहे अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल फेयर भारत टेक्स में करीब 25 से 26 हजार करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है। भारत टेक्स की चेयरमैन नरेंद्र गोयंका ने कहा है कि इंडिया यूके के साथ ट्रेड डील लागू होने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर में सालाना 20 से 25% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दिल्ली में 4 दिन से चल रहा भारत टेक्स आज खत्म हो रहा है और इसके चेयरमैन नरेंद्र गोयंका जी हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, ये बताइए कि 4 दिन की शो रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, कितने देशों का पार्टिसिपेशन रहा और कितना कारोबार होने की आप उम्मीद इस भारत टेक्स से कर रहे हैं? ये भारत टेक्स का तीसरा एडिशन जो था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस रहा। इसमें 138 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन आया था। 19 कंट्री से लोग बाहर अपना माल दिखाने भी यहाँ आए थे और ये और ज़्यादा 1600 से ज़्यादा लोग इंडिया के छोटे बड़े इकाइयाँ यहाँ पे अपना एग्जीबिशन दिखा रही थी। और ऐसा आज सुबह तक का जो आंकड़ा आया है कि लोगों के पास 2.8 बिलियन डॉलर तक का बिजनेस डिस्कस हुआ है, जो आने वाले कुछ समय में वो मटेरियलाइज हो जाएगा।
जैसा कि आपने बताया था कि खास फोकस जो था यूके इंडो यूके ट्रेड जो डील हुई है उसको लेकर इसमें था। अब आपको क्या लगता है कि कितना कारोबार जो है भारत से यूके में एक्सपोर्ट हो पाएगा और जो अभी जो रफ्तार है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो पाएगी? अभी यूके का ये कोइंसाइड हुआ, यूके एफटीए सेटा फॉर्मलाइज होने का भारत टैक्स से कोइंसिडेंटली कोइंसाइड हो गया। इससे आज से हमको ऐसे उम्मीद है और ऐसे आंकड़े दिख रहे हैं और जो बायरों का भी प्रोत्साहन दिख रहा है उससे 20 से 25% की बढ़ोतरी हर साल होने की उम्मीद है इन अपैरल एंड टेक्सटाइल ट्रेड से। एथेनॉल की खपत से ज्यादा उत्पादन से कंपनियां भी परेशान हैं। कंपनियों को उनके निवेश पर रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कंपनियों को लगता है कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों से एथेनॉल की खपत बढ़ेगी। इसी मुद्दे पर एआईडीए के प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह से बात की संवाददाता असीम मनचंदा ने। देखिए, सरकार और पॉलिसी मेकर अपना काम कर रहे हैं। E85 इसी डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप है कि आप 85 आएगा तो इथेनॉल कंज्यूम बढ़ेगा। उसमें मतलब खाली ऑब्जेक्टिव इथेनॉल कंज्यूम बढ़ाने का नहीं है, सस्ता फ्यूल प्रोवाइड करने का भी है। E85 का जो प्राइस है वो 30% लोअर है कंपेयर टू E20 पेट्रोल फ्यूल। सो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन बोथ साइड एंड वंस द E85 एंड E-Flex व्हीकल कम इन अ बिग वे, ऑटोमेटिक इंजेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, कंज्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर अभी तो बहुत टाइम लगेगा। मेरे को लगता है अभी तक सिर्फ 2-3 महीने में 4 ही गाड़ियां बिकी हैं उसकी। देखिए, शुरुआत ऐसे होती है, धीरे धीरे चीज़ों को, क्योंकि ये इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। आपको गाड़ी चाहिए, आपको पंप चाहिए, उसके लिए तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, और यूजर को समझना टाइम लगेगा कि मुझे फायदा इसमें है कि नहीं है। तो आई थिंक वो एक नया सिस्टम आया है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, यूजर विल अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे इसमें फायदा है, तो वो जाएगा उसकी तरफ। और सर खासतौर पर अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, करीबन कंपनियों ने 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है, तो उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी नहीं मिल रहा अभी तो। हाँ, ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन वैलिड है कि उसमें रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे कंजम्पशन उसका बढ़ नहीं रहा है। और उस सब में ही हम सबका जो उद्देश्य है, सरकार का, पॉलिसी मेकर्स का, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, सब ये सोच रहे हैं कैसे उसको बढ़ाया जाए और इस इकोसिस्टम को और जैसे यूज करा जाए देश के हित में और सबके किसानों के हित में कैसे यूज करा जाए। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।